वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू राज क्लासेस अगेन। आज हम एथिक्स के 4th चैप्टर वर्च्यू एथिक्स में एंटर कर चुके। नॉर्मेटिव एथिक्स का पहला टॉपिक है वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स में हम मेजरली 3 फिलोसोफर्स को पढ़ने वाले हैं। इनमें सोक्रेट्स को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में सोक्रेट्स वाला लेक्चर देख सकते हैं। सोक्रेट्स वाले लेक्चर में वर्च्यू एथिक्स का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन कि वर्च्यू एथिक्स का मतलब क्या है, उसका अपोजिट टर्म वाइसेस इसका मतलब क्या है, और वर्च्यू एथिक्स के फीचर, वर्च्यू एथिक्स किस बात पर फोकस करती है और किस पे नहीं, ये बातें समझने के साथ साथ हमने ये समझा था जो मेन थिंकर कौन है वर्च्यू एथिक्स के। तो वर्च्यू एथिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ ये समझा था हमने। फिर समझा था कि सोक्रेटिक मेथड क्या है। फिर समझा था हमने कि नॉलेज एज ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कैसे काम करती है। फिर समझा था हमने नॉलेज एज ए सोर्स ऑफ गुड गवर्नेंस कैसे काम करती है। फिर सोक्राट का फेमस डायलॉग कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, तो कैसे अनएग्जामिन्ड लाइफ वर्थ लिविंग नहीं होती है और कैसे एग्जामिन लाइफ वर्थ लिविंग लाइफ को वर्दी बनाती है, ये हमने समझ लिया था लास्ट लेक्चर। अगर आपको क्लियर नहीं है तो पिछला लेक्चर आप आके देख सकते हैं। आज आप यहां से आगे की कहानी देखेंगे और शुरुआत होगी आज के लेक्चर की प्लेटो से। प्लेटो हमारे अगले फिलोसोफर हैं वर्च्यू एथिक्स। अब सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो फिलोसोफर प्लेटो ने बोली वो था उनका डिवीजन ऑफ नॉलेज इनटू रियल वर्ल्ड एंड आइडियल वर्ल्ड। अब ये क्यों उनको जरूरत पड़ी कि रियल वर्ल्ड और आइडियल वर्ल्ड में दुनिया को नॉलेज को बांटना जरूरी है, ऐसा उन्हें क्यों फील हुआ। अक्सर किताबों में ये बता दिया जाता है कि प्लेटो ने नॉलेज के 2 डोमेन बताए, एक आइडियल डोमेन एक रियल डोमेन। लेकिन उनके पीछे का बैकग्राउंड कि वो इस निष्कर्ष पर क्यों पहुंचे, क्या रीजन था, क्या बैकग्राउंड था, वो किताबें नहीं समझा पाती हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में फैकल्टी भी इस पॉइंट को पकड़ पाने में अक्षम पाई गई हैं, इनकेपेबल पाई गई हैं। जहां तक मैं पढ़ा था जिन फैकल्टीज से अपने दौर में, उन्होंने तो ये बात नहीं बताई थी। अब उन्होंने अगर अपडेट कर लिया हो खुद को तो कह नहीं सकता। तो समझते हैं, देखो कोई भी कंसेप्ट वैक्यूम में नहीं आता है। हर एक कंसेप्ट की, बात की, कोई निष्कर्ष की, किसी स्टेटमेंट का एक बैकग्राउंड होता है और अगर हमें वो बैकग्राउंड समझ में आ गया तो वो स्टेटमेंट, वो बात, वो कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाता है। इसे बोलते हैं इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉलेज। तो हम अपन को मगअप नहीं करनी है चीजें, अपन को क्या करना है, इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉलेज, पॉइंट्स, इंफॉर्मेशन। वो कैसे होगा, जब आप किसी चीज के बैकग्राउंड को लिंक करते हुए, कनेक्टिंग थ्रेड देते हुए नॉलेज को गेन करोगे तो आपके अंदर नॉलेज इंटरनलाइज होगी, आप फिर चीजों को भूलोगे नहीं। तो प्लेटो ने बोला कि नॉलेज जो है वो 2 फॉर्म में हो सकती है, रियल वर्ल्ड और आइडियल वर्ल्ड में। तो ये वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कैसे वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे। तो सोक्राट का मतलब था, सोक्राट क्या कहते थे कि नॉलेज कहां से आएगी, रीजन से, रीजन से आएगी। लॉजिक लगाओ, रीजन लगाओ, ब्रेक डाउन करो। सोक्रेटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी वो क्या था, वो रीजन ही तो था एक तरह का कि बड़े सत्य तक पहुंचने के लिए, बड़े ट्रुथ तक पहुंचने के लिए आपको छोटे छोटे स्मॉल ट्रुथ्स आइडेंटिफाई करने होंगे, तब आप बड़े सत्य तक पहुंचोगे। सोक्रेट का कहना था कि नॉलेज कम्स फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम ह्यूमन रीजन। और रीजन जो है वो कहां पे बेस्ड है, एम्पिरिसिज्म से। रीजन कहां पे है, रीजन लगाओगे ही तब जब चीजें एम्पिरिकल होंगी, दिख रही होंगी, समझ रहे होंगे। आप रीजन कल्पना में नहीं लगा सकते ना, इमेजिनेशन में रीजन नहीं लगाया जा सकता। तो रीजन लगाना है तो आपको एम्पिरिकल चीजें चाहिए होगी, मतलब एविडेंस के तौर पर चाहिए होगी, जो आप चीज देख पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे, समझ पाओगे, वहीं तो रीजन लगाओगे। आपने मान लो निष्कर्ष दे दिया कि खुदा नहीं है, तो अब आपको रीजन लगाना पड़ेगा। देखोगे कि गरीब हैं, भूखमरे लोग भी जिंदगी जी रहे हैं, तो खुदा कहाँ है, भगवान कहाँ है,
तो आप लॉजिक कैसे लगा रहे हो? क्योंकि आप इंपेरिकल चीजों पे नजर डाल रहे हो। जो चीज दिखाई दे रही है कि लोग मर रहे हैं भूखे नंगे, तो भगवान कहाँ है? एट्रोसिटीज हो रही हैं पर्टिकुलर, मान लो खुदा के कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ कहीं किसी देश में एट्रोसिटीज होती हैं, तो आप सवाल उठता है ना कि खुदा कहाँ है? उस कम्युनिटी को बचाने क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उस कम्युनिटी ने तो खुदा माना है उसे। तो आप लॉजिक कैसे लगा रहे हो? फॉर्म्स, रियलिटी में इंपेरिकल का दूसरा मतलब होता है रियलिटी में जो आपको दिख रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, टच कर सकते हो, सूंघ सकते हो, फील कर सकते हो, ये चीजें इंपेरिकल चीजें मानी जाती है। जैसे ये पेन है तो हमें इंपेरिकली इसको गिन सकते हैं। भगवान है, इसे इंपेरिकल फॉर्म में देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। तो जो चीजें अपने पंच इंद्रियों से फील की जा सके, टच की जा सके, उसको इंपेरिकल वर्ल्ड में रखते हैं। तो इंपेरिसिज्म पर बेस्ड रीजन, और जो इंपेरिसिज्म है वो फॉर्म्स है और वो रियल वर्ल्ड में है। लेकिन ये जो फॉर्म है, फॉर्म मतलब जो चीज तुम्हें दिखाई दे रही है, फॉर्म का मतलब है रियलिटी। रियलिटी में जो चीज तुम ऑब्जर्व कर रहे हो वो जो है वो डिफर कर सकती है टाइम और प्लेस के हिसाब से। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जा रहा है। रियलिटी में और आइडियलिटी में अंतर समझते हैं। प्लेटो का कहना है कि जो नॉलेज है वो दो वर्ल्ड में बांटी जा सकती है। एक है आपका रियल वर्ल्ड, इसको इसने नाम दिया फॉर्म। क्या नाम दिया इसने इसको? फॉर्म। बोला ये फॉर्म है। और एक और नॉलेज का डोमेन होता है, उसने इसका नाम दिया आइडियल, जो कहां पे बात करेगी? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में काम। अब देखो, प्लेटो के हिसाब से नॉलेज दो तरह की हो सकती है। एक रियलिटी में जो जिसे उसने कहा फॉर्म, और एक इमेजिनेशन में जिसे उसने नाम दिया आइडियल। तो यही तो था, आइडियल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज और रियल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। आइडियल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज ये वाला जो इमेजिनेशन पे बेस्ड है, और रियल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज जो फॉर्म पर बेस्ड है। अब ये आपको दिक्कत दे रहा होगा ये वाला टर्म कि फॉर्म का मतलब क्या है और आइडियल फॉर्म से ये कैसे अलग है जो इमेजिनेशन पे बेस्ड है। तो देखो, एक कल्पना करो, एक इमेजिनेशन करो। इमेजिनेशन मतलब आइडियल डेफिनेशन दो किसी की। आइडियल डेफिनेशन दो आप ह्यूमन बीइंग की। अब अगर आप ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन दोगे उसके फीचर्स के बेस पे, तो फीचर्स के बेस पे आप बताओगे कि आदमी की हाइट जो है ऑन एन एवरेज 3 से 7 फीट हो सकती है हाइट। वेट जो है एवरेज ऑन एन एवरेज 30 से 130 किलो हो सकता है। उसके 2 लेग होंगे, ये वेट हो गया। उसके 2 लेग होंगे, 2 हैंड्स होंगे, 2 आंखें होंगी, है ना, एक सर होगा, एक हेड होगा, 2 कान होंगे। इस तरह की कुछ फीचरिस्टिक डेफिनेशन दोगे। उसकी मेंटल कैपेबिलिटी होगी, माइंड होगा उसमें, मतलब कैपेबल होगा वो, थिंकिंग बीइंग होगा वो। ऐसी कुछ डेफिनेशन दोगे, मतलब जो एक परफेक्ट इंसान को डिफाइन करे। जब आप ह्यूमन की डेफिनेशन दोगे तो कुछ ऐसे फीचर्स के बेस पे ही दोगे जो एक कंप्लीट मैन की पिक्चर क्रिएट कर सके। आपकी डेफिनेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो पार्शियल मैन की डेफिनेशन क्रिएट कर सके। आप ये नहीं बोल सकते मैन इज अ इंडिविजुअल कैन थिंकिंग एंड ईट एंड
स्लीप, ऐसी नहीं डेफिनेशन देंगे, पार्शियल डेफिनेशन देने से बचा जाता है। डेफिनेशन जब भी दी जाती है किसी भी चीज की वो कॉम्प्रिहेंसिव होती है ताकि वो एक परफेक्ट पिक्चर क्रिएट कर सके उस चीज की, उस बात की, उस कंसेप्ट की, उस घटना की, व्हाटएवर। तो हमने एक ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन दी जो आइडियली एक आदमी को रिप्रेजेंट कर सके। तो आइडियली ये सब चीजें होनी चाहिए उसमें। ये है इंसान की आइडियल डेफिनेशन। ये क्या है? इंसान की आइडियल डेफिनेशन। आइडियल डेफिनेशन ये है, उसमें ये चीजें होनी चाहिए थी। लेकिन रियलिटी, जो रियलिटी है वो इस आइडियल से काफी अलग हो सकती है। आपको मेंटली डिस्टॉर्टेड लोग मिलेंगे, डिसऑर्डेड, मेंटली डिस्टॉर्टेड लोग मिलेंगे, जो जिन्हें आप मंदबुद्धि कहते हैं, बहुत एक्सट्रीम स्थिति में पागल तक कहते हैं लोगों को। पागल टर्म अपने आप में गलत है, मेंटली डिसऑर्डेड पीपल बोलते हैं। तो जो जिनका मानसिक विकास उनकी उम्र के हिसाब से नहीं हुआ, मेंटल डेवलपमेंट हैज लैग्ड बिहाइंड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल लाइफ और फिजिकल एज। तो एज के हिसाब से जिनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसे लोग भी दुनिया में दिखेंगे। तो आपने तो बोला था डेफिनेशन में कि आदमी जो है, मैन जो है, वो थिंकिंग बीइंग होगा, लेकिन ही इज इनकैपेबल ऑफ थिंकिंग। ये क्या है? ये इनकैपेबल ऑफ थिंकिंग। अगर आप रियल वर्ल्ड पे ही भरोसा कर लोगे तो इनकैपेबल आदमी की इमेज के साथ आप चले जाओगे और आपको लगेगा कि सभी आदमी थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, तो आप गलत हो सकते हो। ऐसे ही आपको बहुत बार हैंडीकैप्ड लोगों से भी मुलाकात हुई होगी, हैंडीकैप्ड लोगों से मुलाकात हुई होगी जिनकी एक आंख है, एक पैर है, एक हाथ है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना कि जिनकी एक ही आंख है, या एक ही हाथ है, या एक ही पैर है, या आधा हाथ नहीं है, या उंगलियां नहीं है। बहुत से केस ऐसे दुनिया में भरे पड़े हैं जहां आदमी हैंडीकैप्ड है। अगर आपका एनकाउंटर किसी हैंडीकैप्ड आदमी से हुआ तो आप रियलिटी पे ही भरोसा करते हैं। मान लो आपके हिसाब से केवल रियल वर्ल्ड में जो दिखाई दे रहा है वही सही है, उस केस में आप हैंडीकैप्ड आदमी से परफेक्ट आदमी की डेफिनेशन को मिसमैच कर दोगे, तो फिर गलत साबित हो जाओगे। तो अल्टीमेटली प्लेटो का यह कहना है कि भाई जो आप रियल वर्ल्ड में सब कुछ ढूंढ रहे हो ना, तो रियल वर्ल्ड तो हमारे ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है, और हमारा ऑब्जर्वेशन जगह, स्थिति, परिस्थिति, समय के हिसाब से बदल सकता है। लेकिन जो बदलाव है वो टेम्पोररी है और वेरिंग है। टेम्पोररी और वेरिंग चीज के बेस पे आप कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते और आप रियल पिक्चर तक नहीं पहुंच सकते, जो कि यहां से क्लियर है। हैंडीकैप्ड आदमी आपने देख लिया तो आप ये नहीं कह सकते कि सभी आदमी ऐसे ही होते। तो आपको रियल वर्ल्ड नॉलेज के बेस पर कोई कंक्लूजन निकालने से बेहतर है कि आप आइडियल वर्ल्ड में जाइए। आइडियल वर्ल्ड में जाइए, क्यों? क्योंकि नॉलेज वहीं परफेक्ट फॉर्म में हो सकती है। परफेक्ट फॉर्म में कहां होगी? केवल आइडियल वर्ल्ड में ही नॉलेज परफेक्ट फॉर्म में हो सकती है। ये जो रियल वर्ल्ड है, यहां की जो नॉलेज है वो इम्परफेक्ट होगी। और अगर आप कोई कंक्लूजन निकालना चाहते हो, कोई डिसीजन लेना चाहते हो, तो आप इम्परफेक्ट नॉलेज के बेस पे मत लो, आप आइडियल फॉर्म ऑफ नॉलेज के बेस पे लोगे तो आपका डिसीजन ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा वर्चुअस होगा। समझा पाया मैं अपनी बात? मतलब सुकरात को प्लेटो ने कैसे काटा? आप इंप्रेसिज्म पर फोकस कर रहे हो, भैया इंप्रेसिज्म तो बदल जाएगा। अगर आपने ऑब्जर्व किया कि यूरोपियन लोग काल सफेद होते हैं, व्हाइटिश होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइट रेस, और आपने चले गए, शिफ्ट हो गए अफ्रीका में, वहां लोग है ही नहीं, एक भी ढूंढे नहीं मिल रहा सफेद आदमी, मतलब काले काले हैं। तो क्या आदमी की डेफिनेशन चेंज कर दोगे रंग के आधार पर? नहीं। तब हमको आदमी की अगर डेफिनेशन लेनी है तो कहां जाएंगे? आइडियल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज में। और ये आदमी के साथ लागू होती है, ऐसे ही हर चीज के साथ लागू होती है, इवन इंक्लूडिंग वर्च्यू।
गॉट द पॉइंट। चलो, आइडियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में डिफरेंस समझ में आया, क्यों हुआ ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं आइडियल वर्ल्ड ऑफ, तो समझ में आया ना, ट्रू नॉलेज कहां मिलेगी, आइडियल वर्ल्ड में मिलेगी। वर्ल्ड ऑफ आइडिया, वर्ल्ड ऑफ आइडिया, विचारों की दुनिया में आपको ट्रू नॉलेज मिलेगी। नॉलेज पर ही सुकरात का जीवन चला गया कि नॉलेज गेन करो, नॉलेज को, अगर इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करके नॉलेज सीख करो, नॉलेज सीख करने के लिए आप बड़ी नॉलेज पाने के लिए सोक्राटिक मेथड से आप नॉलेज गेन कीजिए। वहां नॉलेज गेन करने का प्रैक्टिकल तरीका था, रियल वर्ल्ड पे फोकस था कि आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंपेरिकल जो चीजें आपके सामने हैं, वही ओनली सोर्स है किसका, नॉलेज का। लेकिन सोक्राट आगे गए, बोले कि रियल वर्ल्ड में जो नॉलेज के सोर्स हैं वो वेरी कर सकते हैं टाइम एंड स्पेन के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से। इसलिए आपको नॉलेज, अगर ट्रू नॉलेज हासिल करनी है तो रियल वर्ल्ड की जगह कहां जाना पड़ेगा, आइडियल वर्ल्ड में। आइडियल वर्ल्ड में क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट डेफिनेशन, परफेक्ट टाइप ऑफ नॉलेज, ट्रू नॉलेज केवल आइडियल वर्ल्ड में हो सकती है, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स को सोच समझकर बनाई गई फॉर्म होती है। हर चीज के ऑब्जर्वेशन को एक्यूमुलेट करके एवरेज बनाया जाता है, तब आइडियल वर्ल्ड बनता है। ठीक है, तो आप यहां तक समझे आप। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं प्लेटो साहब, 3 कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सोल। आदमी की जो सोल है प्लेटो के हिसाब से, आत्मा, आदमी की सोल 3 चीजों से बनी। सोक्राट ने ऐसा कोई डिवीजन नहीं बताया था कि आदमी, ह्यूमन की सोल किससे बनी है, आत्मा किससे बनी है। एक्सटेंडेड वर्जन है सोक्राट का। उन्होंने 3 कंपोनेंट आइडेंटिफाई करे। पहला है इमोशन। कौन सा, पहला कौन सा है, इमोशन। दूसरा है डिजायर या विल पावर बोलते हैं इसको। और तीसरा है विजडम या इंटेलेक्ट बोलते हैं। इसे रेशनल बोल सकते हैं, फिलोसॉफिकल एलिमेंट बोल सकते हैं, इसे इमोशनल या पैशन वाला कंपोनेंट बोलते हैं। आदमी की जो मतलब एंटिटी आदमी के अंदर जो है, जो ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन एक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए जिम्मेदार है, यहां उस आत्मा से मतलब है, उससे नहीं जो मरने के बाद निकल जाती है। यहां ह्यूमन सोल का मतलब है वो आदमी के अंदर वो एनर्जी, वो सेंटर, वो एंटिटी जो आदमी को सोचने और एक्ट करने के लिए प्रेरित करती है। यानी दिमाग के आसपास की चीज की बात कर रहे थे। एग्जैक्टली पता प्लेटो को भी नहीं है कि वो आत्मा से क्या कहना चाह रहे थे। अल्टीमेटली सेंस यही निकल रहा है इन बातों से कि वो किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो सोच सकती है और आदमी को काम करने के लिए मोटिवेट करती है, मतलब माइंड। ये हम अब आके समझ पाए कि कोई ऐसी चीज माइंड होती है जो हमको कुछ करने या न करने के लिए मोटिवेट करती है, या थिंक करती है, कैलकुलेट करती है कि मैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप अगर सोच समझ कर कुछ कर रहे हो तभी आप थिंकिंग बीइंग यानी ह्यूमन बीइंग हो। अगर आप कुछ भी बिना सोचे समझे कर रहे हो तो आप अभी, आपके अंदर एनिमल टेंडेंसीज डोमिनेटिंग है। और मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग में एनिमल टेंडेंसीज रेशनल बीइंग से ज्यादा डोमिनेंट होती है। इसीलिए मॉब बनती है, भीड़ जो बनती है किसी भी मामले में, किसी भी देश में, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में, मॉब अगर क्रिएट हो रही है तो मतलब है कि वो थिंकिंग नहीं कर पा रहे। मॉब एक्शन जो भी, जहां भी आपको मिले कि मॉब एक्शन है, मूवमेंट में और मॉब में अंतर होता है, ध्यान रखिए। मूवमेंट में शामिल होने वाला हर व्यक्ति नहीं तो कम से कम मेजॉरिटी में लोग सोच समझकर किसी मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं, लेकिन मॉब में शामिल होने वाले लोग सोच समझकर नहीं, पैशन, इमोशन से शामिल होते हैं। और इमोशन डोमिनेटिंग आदमी एनिमल टेंडेंसी का डोमिनेटिंग आदमी माना जाएगा। जो ह्यूमन बीइंग की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी है कि वो थिंकिंग बीइंग है, मतलब अपने एक्शन के पीछे वह पहले सोचता है, समझता है, कैलकुलेट करता है, फिर कोई डिसीजन लेता है। लेकिन एनिमल के अंदर जो भूख आ गई तो भूख के लिए तड़प गया, प्यास लग गई तो पानी पीने चला गया,
और किसी तरह की जरूरत लगी तो वहां चला गया। वो रेजिस्ट करने की टेंडेंसी उसमें कम होती है, कैलकुलेशन करने की टेंडेंसी कम होती है। तो प्लेटो के हिसाब से सोल का मतलब इतना ही था कि जो चीज इंसान को सोचने, समझने और एक्ट करने के लिए प्रेरित करती है उसको उसने सोल कहा, और उस सोल को उसने 3 भागों में बांटा अकॉर्डिंग टू हिज ऑब्जर्वेशंस। उसने अपने समय की दुनिया को ऑब्जर्व किया होगा ना, तो उसने देखा होगा कि बहुत से लोग इमोशन के बेस पे डिसीजन ले रहे हैं। तो उसने कह दिया कि आदमी के भाई आदमी ही तो डिसीजन ले रहा है इमोशन के बेस पे, पैशन के बेस पे। तो उसने कहा कि आदमी की जो सोल है उसमें एक कंपोनेंट जो है वो इमोशन का है, पैशन का। जहां थिंकिंग का पार्ट बहुत कम है, आदमी अपने भावना के बेस पे बिहेव कर रहा है? जैसे कितनी भी बुराइयों के बाद फैन लोग जो होते हैं, किसी का भी फैन हो, मैं किसी का नाम लूं इस पर कोई आहत हो जाए, इससे बेहतर यह है कि फैन किसी का भी हो, कोई भी हो, भक्त लोग और फैन लोग। भक्त का ट्रांसलेटेड वर्जन या इंग्लिश वर्जन सोफिस्टिकेटेड वर्ड है फैन, भक्त उसका हिंदी रूप है। तो भक्त लोग और फैन लोग ये दोनों ही रेशनल यानी रीजन से नहीं चलते, ये चलते हैं इमोशन से। तो क्योंकि लोग हैं और चल रहे हैं, तो प्लेटो ने कहा कि एक कंपोनेंट आदमी के अंदर कौन सा हो सकता है, इमोशन, जो आदमी के कंडक्ट को, बिहेवियर को, एक्शन को डायरेक्ट कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है या रजिस्ट कर सकता है। ये है इमोशन। नेशनलिज्म की फीलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स इमोशन पे होती। पाकिस्तान जीत रहा है क्रिकेट में, हार रहा है, इंडिया के लोगों को उस पर गुस्सा या नफरत आना ये सिर्फ एक इमोशन है। और क्योंकि आदमी के अंदर है तो मतलब आदमी के अंदर कोई एक कंपोनेंट भी है। अब वो इस निष्कर्ष तक पहुंचा कि 3 है, तो उसने 3 तरह के मेजरली एक्टिविटी देखी होंगी। दूसरा है विल, डिजायर, इच्छा, एग्जीक्यूटिव एलिमेंट होता है। इमोशन आ गया नेशनलिज्म का। अब नेशनलिज्म के इमोशन में राष्ट्रवाद जग गया तुम्हारे अंदर, और राष्ट्रवाद जग गया है और युद्ध छिड़ गया चीन से। अब लड़ने जाना है। जैसे अभी इजराइल में हल्ला हो रहा है, इजराइल में और हमास में युद्ध चल रहा है, इजराइल के सैनिक कम पड़ जा रहे हैं। तो अब यहाँ के लोगों को, इजराइल के लोगों को क्या जागेगा, भावना जगेगी, इमोशन जगेगा कि हमें नेशन की सेवा करनी चाहिए। अब जग तो गई, लेकिन अब सेना में जाना है। तो इमोशन जगने से सेना में शामिल होने तक का सफर जिस चीज ने कराया आपसे, उसका नाम है एग्जीक्यूटिव विल और डिजायर। एग्जीक्यूटिव विल और डिजायर उसका नाम है। क्या नाम है उसका? एग्जीक्यूटिव विल और डिजायर बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव एलिमेंट। क्योंकि आपके इमोशन को जो एग्जीक्यूटिव फॉर्म में ले जाने के लिए आपको जो प्रेरित कर रहा है, उसी को प्लेटो ने विल कंपोनेंट का नाम दिया कि ऐसी कोई इच्छा शक्ति आपके अंदर होती है जो आपके विल को एग्जीक्यूटिव, इमोशन को एग्जीक्यूट करवाती। एग्जीक्यूट अभी भी आपने कोई रेशनल डिसीजन नहीं लिया, आपके अंदर इमोशन जगह, आपकी विल ने काम किया और आप सेना में भर्ती हो गए। अब सेना में आप लड़ने जाएंगे डायरेक्ट, बिना ट्रेनिंग लिए या ट्रेनिंग लेकर लड़ने जाएंगे, ये काम आपका विजडम का है। आप सेना में शामिल हो गए, अच्छी बात है, लेकिन सेना में डायरेक्ट जाके हथियार नहीं उठा लेने। पहले 1-2 घंटे, 1-2 दिन, 1-2 सप्ताह, 1-2 महीने प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, ताकि खुद को बचाते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, दुश्मनों को मार सकें। अगर आपने विजडम का यूज नहीं किया तो आपकी विल पावर और इमोशन सब धता हो जाएगा। तो तीसरा कंपोनेंट है जो बेस्ट डिसीजन लेने के लिए इंप्रूव करेगा, मतलब आपको प्रोमोट करेगा, प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा, वो है विजडम। कि बेस्ट डिसीजन किसी भी सिनेरियो में कैसे लिया जाए। हालांकि विजडम का जो इंटेलेक्ट वाला पार्ट है वो इनमें से किसी भी लेवल पे लिया जा सकता था,
इमोशन जगने के तौर पे लिया जा सकता था, एग्जीक्यूटिव के तौर पे लिया जा सकता था, और यहां भी लिया जा सकता है। तो ऐसी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है कि आप शुरू में विजडम का यूज नहीं कर सकते। आप डे 1 से विजडम का यूज कर सकते हो, डे 1 से विल पावर का यूज कर सकते हो, डे 1 से इमोशन का यूज कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि एक आदमी तीनों का यूज करता है, ऐसा भी नहीं है कि एक आदमी किसी का भी यूज नहीं करता। जैसे हर एग्जांपल समझ लेते, एक आदमी केवल इमोशन ड्रिवन हो सकता है। एग्जांपल है फैंस और भक्स। ये जितने भी लोग हैं ये सब क्या है, इमोशन ड्रिवन है थ्रू आउट द लाइफ। जब तक इनका लीडर या एक्टर जिंदा या मुर्दा, इनके समय रहे या इनके बाद हो, ये उसके फैन बने रहेंगे, उनकी गलतियों पे उन पर सवाल नहीं उठाएंगे कभी भी। ये इमोशन ड्रिवन है प्रॉपर इस केस में पर्टिकुलर। लेकिन एक ही आदमी है, अभी जो आदमी था ए, इमोशन ड्रिवन मान लेते ए आदमी, केवल अपनी किसी लीडर या एक्टर के मामले में ही इमोशनल हो सकता है। जैसे ही मामला फैमिली का आ जाएगा तो ये विल का यूज करने लगेगा। भैया अपना बच्चा है, इसको तो डीपीएस में पढ़ाना ही है, चाहे कुछ भी कर जाऊं, खेत बेच दूं, खुद किडनी बेच दूं, घर बेच दे, कुछ भी कर दे, अगर विल आ गई कि मुझे अपने बच्चे को डीपीएस में पढ़ाना है, तो वही आदमी जो थोड़ी देर पहले इमोशंस पे चल रहा था, वही आदमी फैमिली का मैटर आते ही कहां आ गया, अपने बच्चे के मामले पे आ गया। तो वो विल पे काम करने लगा, विल से, इमोशन से नहीं, विल काम करवा रही है उससे, क्योंकि वो कुछ भी करने को तैयार है, इस विल पावर से कर पाएगा वो। ठीक है, फैमिली में, आप फ्रेंडशिप में, नेशनल मामलों में, ज्यादातर केसेस में विल पावर काम करती है। आपके फ्रेंड को, जो आपका लंगोटिया यार हो, उस यार को कुछ दिक्कत आ जाए तो आपकी इमोशन से ज्यादा आपकी विल पावर होती है कि भाई इसके लिए तो जान दे देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। तो वो कहां से आती है, विल पावर से। फैमिली में माँ जैसी चीज, माँ को कुछ हो जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, फैमिली में भाइयों को कुछ दिक्कत आ जाए, बहनों को कुछ दिक्कत आ जाए, तो आपकी विल पावर। आपके अपने पर्सनल कैरियर की बात आ जाए तो आप विल पावर पे खेलते हो, इमोशन पे नहीं। क्योंकि इमोशन बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, एक दो बार जगेगा, फिर बहुत लॉन्ग नहीं होता, सस्टेनेबल नहीं है, तो आप उसमें बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर सकते उसके बेस पे। तो विल पावर आपको जिंदगी ड्राइव कर सकती है, लेकिन विल पावर में भी अभी विजडम शामिल नहीं है। जैसे ही मामला आएगा, यही आदमी है, जैसे ही मामला आएगा एक्सपेंडिचर का, घर में एक्सपेंडिचर करना है, और इसकी सैलरी है केवल 20,000, मतलब अंडर 50K है। ये बहुत ज्यादा बता दिया मैंने। देश में 10% लोग हैं जो 25,000 से, केवल 10% लोग हैं जो 25,000 या उससे ऊपर कमाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार का आंकड़ा है, इंडियन गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि 10% लोग ही हैं मेयर, मतलब 90% लोगों की इंडिया में जो इनकम है वो बिलो 25K है। तो ये मेरा आंकड़ा नहीं है भैया, और मैं ज्यादातर केस में इमेजिनेशन या काल्पनिक उदाहरण नहीं देना चाहता, देता ही नहीं हूं मैं। इन जनरल केस में, बहुत रेयर केस में देता हूं जहां इमेजिनेशन बेस्ड एग्जांपल की ही जरूरत पड़े। तो ये इंपेरिकल डेटा है और मेरा भी नहीं है, और किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, तो भारत सरकार कह दे कि नहीं हमारा नहीं है। आप चेक कर लीजिए, गवर्नमेंट के डेटा में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। वित्त मंत्रालय ने डाटा जारी किया था पिछले कुछ वर्षों में, उसने खुद बताया था कि भारत के 10% लोग ही 25,000 या उससे ज्यादा की सैलरी पे काम कर रहे हैं, यानी 90% लोग किसके, 140 करोड़ के 90% लगाओगे तो 100 करोड़ से ऊपर की बात है। 100 करोड़ से ऊपर लोगों के पास
25,000 से ज्यादा की सैलरी नहीं है। अब मान लो इसकी 20,000 सैलरी है, इसकी सैलरी कितनी है, एक ही 20,000। अब इसको करना है एक्सपेंडिचर, इसको क्या करना है, इसको करना है घर में खर्चा। अब इसको इमोशन से नहीं काम चलेगा, न विल से काम चलेगा, इसका काम किससे चलेगा, विजडम से। बताएगा भैया देखो खाने पे इतना, फूड पे इतना जाएगा, रेंट में इतना जाएगा, बिल्स में इतना जाएगा, बच्चों की फीस में इतना जाएगा, और एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के बाद बताएगा कि एक्स्ट्रा खर्चा किसको मिलेगा और कितना मिलेगा और क्यों मिलेगा। अब वही आदमी जो थोड़ी देर पहले अपने लीडर या एक्टर के लिए जान दे रहा था बिना सोचे समझे, वही आदमी फुल विजडम यूज कर रहा है। तो एक आदमी अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इमोशन भी यूज कर सकता है, विल भी यूज कर सकता है, और विजडम भी यूज करता है। ऐसे ही मैनी टाइम्स ऐसा हो सकता है कि एक आदमी विल ड्रिवन ज्यादा हो, डोमिनेंटली, इमोशन और विजडम कम यूज करता हो जनरल लाइफ में। कुछ आदमी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर समय विजडम का यूज करते हैं। कबीर साहब हुए, जवाहरलाल नेहरू जी हुए, महात्मा गांधी हुए, अंबेडकर साहब हुए, ये ज्यादातर केस में विजडम ओरिएंटेड लोग थे। महात्मा बुद्ध हुए, विजडम ओरिएंटेड लोग थे। बहुत से लोग विल ओरिएंटेड होते हैं। अब इसमें किसी का नाम दूंगा तो कंट्राडिक्शन क्रिएट हो जाएगा, तो इसलिए मैं किसी का नाम नहीं देना चाहता, किसी खासकर पर्सनैलिटी का, क्योंकि लोग आहत बहुत जल्दी हो रहे हैं आजकल दुनिया में। भारत में ट्रेंड ज्यादा है कि आप कुछ भी बोल दो आहत हो जाते हैं, तो किसी को क्यों आहत करना, समझदार को इशारा काफी है, तो वो समझ जाएंगे कि मैं किसको नाम लेना चाहता था और लेना चाहता हूं। लूंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको समझदार समझता हूं, इतनी तो गलती मैं भी कर सकता हूं। ठीक है आगे चलते हैं। हमने देखा कि प्लेटो ने किस लिए इंसान की सोल को 3 पार्ट में बांटा, क्योंकि उसने रियल वर्ल्ड में 3 तरह के मेजर लोगों को देखा, मेजरली, इसलिए उसने 3 भागों में आदमी की सोल को बांट दिया। तीनों का हमने मतलब समझ दिया, तीनों की प्रेजेंस का सिनेरियो समझ लिया। चलो आगे चलते हैं। तीन कंपोनेंट बताने के बाद प्लेटो जी पहुंचे कि दुनिया में इंसानी लाइफ के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन सोसाइटी के लिए, ह्यूमंस के लिए 4 वर्च्यूज हैं जो कार्डिनल हैं। कार्डिनल मतलब इसेंशियल है, मतलब बहुत जरूरी है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि इसेंशियल है। एसेंस ऑफ द एथिक्स पढ़ा था हमने थोड़ी देर कुछ लेक्चर्स पहले, उसमें हमने समझा था कि इसेंशियल का मतलब होता है ऐसा कुछ फीचर जो उसको डिफाइनिंग करता हो, उसको डिफाइन करता हो, यानी डिफाइनिंग कैरेक्टर को हम इसेंशियल बोलते हैं। तो जो कार्डिनल वर्च्यू है वो इसेंशियल वर्च्यू है। इसेंशियल वर्च्यू मतलब ह्यूमैनिटी के जिंदा रहने के लिए, सोसाइटी के सस्टेनेंस के लिए ये वर्च्यू सोसाइटी में होना, लोगों में होना बहुत जरूरी है। तो वो समझते हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यूज थी जो प्लेटो ने कार्डिनल वर्च्यू के तौर पे आइडेंटिफाई करी। कार्डिनल मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल, फाउंडेशनल, कार्डिनल, एसेंशियल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। तो अनअवॉइडेबल, इस तरह के टर्म्स आप कार्डिनल वर्च्यू के लिए यूज कर सकते। हालांकि जब टर्म एग्जाम में यूज होगा तो कार्डिनल यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अल्टरनेटिवली आप बोल कुछ भी सकते हो। फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यू, फंडामेंटल वर्च्यूज, एसेंशियल वर्च्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्च्यूज, अनअवॉइडेबल वर्च्यूज, एसेंशियल वर्च्यूज, इस तरह की बातें आप अल्टरनेटिवली टर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्ट टर्म्स, टर्मिनोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मतलब आप जब कोई टर्म एग्जैक्टली यूज करते हैं, कोट्स का यूज करते हैं, तो आपके कंटेंट में ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, और कंटेंट की ऑथेंटिसिटी ही आपको 3 से 3.5 और 4 की कैटेगरी में ले जाती है, 4 से 4.5 और 5 की कैटेगरी में ले जाती है। यही वो लोग होते हैं जो फाइनल सिलेक्शन लेकर अच्छी रैंक से
सिलेक्शन लेते हैं। गॉट द पॉइंट? मतलब मैं जब कोई बात कह रहा हूं तो उसका एक अपना रीजन है जो एम्पेरिकल फैक्ट्स पर बेस्ड है। गॉट द पॉइंट? वर्च्यू कैन बी टॉट, वर्च्यू सिखाई जा सकती हैं। और कितनी है? 4 है। कौन कौन सी है भैया? 4। पहली है टेम्परेंस, दूसरी है करेज, तीसरी है विजडम, और चौथी है जो तीनों के मेल पर मिलती है वो है जस्टिस। इन वर्च्यूज को समझ लेते हैं, ये होती क्या है और ये जनरली किन कम्युनिटीज में होनी चाहिए। ये प्लेटो का इमेजिनेशन है। प्लेटो हमसे 2000 साल पहले के आदमी है, 2000 साल से भी ज्यादा पहले का आदमी। वो पर्टिकुलर टाइम पे आइडियल सोसाइटी की कल्पना कर रहा है, तो ऑब्वियस है आदिम जमाने के लोग आदिम तरीके से ही सोचेंगे। तो उसने अपने जमाने में ये कहा होगा कि जो टेम्परेंस की वैल्यू है, मतलब बर्दाश्त करने की, टॉलरेंस से रिलेटेड है, बर्दाश्त करने की। टेम्परेंस की वैल्यू है, टॉलरेंस करने की जो वैल्यू है, वर्च्यू है, वो किस में होनी चाहिए? आर्टिजन्स, जो इंडिया में शूद्र कहे जाते हैं। जो इंडिया में शूद्र कहे जाते हैं वो वहां क्या कह रहा था? आर्टिजन्स। करेज, साहस की वैल्यू, वर्च्यू कहां किस में होनी चाहिए? उसके हिसाब से गार्जियंस, मतलब उस जमाने के, उस दौर के, उस समय के, उस जगह के ये क्षत्रिय लोग हैं, राजपूत। तो प्लेटो का मानना था, गाली नहीं दे सकता, गाली देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पे कोई आदमी सोच रहा है। तो उसने वर्च्यू को कम्युनिटी से ऐड कर दिया, अटैच कर दिया। ये एक तरह की ह्यूमैनिटी में गलती है, लेकिन कभी कभी दौर ऐसे होते हैं। अब आदमी है ही 2000 साल पहले, उससे ज्यादा कैसे सोचेगा? आज हम कुछ पर्टिकुलर चीज सोच पाते हैं, ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी, इक्वलिटी, जस्टिस, ये सब आइडियाज। उस दौर का जस्टिस का कंसेप्ट भी वेरी लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है आज के जस्टिस के कंसेप्ट। तो आदिम जमाने का आदमी है, उतना ही सोच सकता है, इसलिए उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने कम से कम सिस्टमेटाइज करने के लिए सोसाइटी को कुछ चीजें दी, जिनका आज तक हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि जो कार्डिनल वर्च्यू ऑफ करेज है, जो साहस है लड़ने की, किसी इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाने का, जो करेज का वर्च्यू है वो किस में होगा? गार्जियंस में। और गार्जियंस कौन थे? उस समय के क्षत्रिय, मतलब उस समय और उस प्लेस के क्षत्रिय। हमारे यहाँ इस टर्म को, गार्जियन को कहा जाएगा क्षत्रिय, हमारे यहाँ आर्टिजन को कहा जाएगा शूद्र। वहां नाम अलग है, स्ट्रेटिफिकेशन लगभग सिमिलर सा ही है, ठीक है। और जो विजडम है वो होगी रूलर्स में। रूलर्स कौन होंगे? जो विजडम क्लास है, इंटेलेक्ट काम करती है। अब ये यहाँ के कौन है? ये यहाँ के ब्राह्मण है। तो वहां उस दौर में, उस जमाने में ब्राह्मण ज्यादातर, मतलब जो लोग इंटेलेक्ट फील्ड में काम करते थे वो रूल करते थे। उनका कहना था प्लेटो साहब का कि जो विजडम का वर्च्यू है ये रूलर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्टिजन एक बार विजडम यूज ना करे तो चलेगा, गार्जियन विजडम का यूज ना करे तो चलेगा, उसमें करेज की जरूरत है, लड़ना है। अब लड़ने में मर सकता है, अगर वो विजडम यूज कर लेगा तो मरने नहीं जाएगा। तुम सोचो, गार्जियन है मतलब क्षत्रिय है, और क्षत्रिय में विजडम आ गई। अगर क्षत्रिय में विजडम आ गई तो विजडम आएगी तो वो सोचेगा, वो कैलकुलेट करेगा कि मैं अगर युद्ध में जाता हूं तो मैं मारा जा सकता हूं, और अगर मैं मारा जा सकता हूं तो मेरे बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, और मेरी अपनी पर्टिकुलर, भाई 30 साल का है, 20 साल का लड़का है, इतनी उम्र में सैनिक बनते हैं ना ज्यादातर लोग, 15 से 30 साल के लोग सैनिक होते हैं। तो 15 से 30 साल की उम्र का आदमी अगर विजडम यूज करने लगा तो वो क्या सेना में लड़ने जाएगा? सोचो सोचो, उसमें बताया जाएगा कि तुम साहसी बनो,
लड़ना तुम्हारा धर्म है। कर्म कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण जी उस समय के प्लेटो हैं जो एक बच्चे को समझा रहे हैं कि मार और मर, ज्यादा मत सोच, क्योंकि विजडम यूज करेगा तो तू कैलकुलेट करेगा। और जब आदमी कैलकुलेट करता है तो फिर सोचता है कि मेरे लड़ने में फायदा किसका है, मेरे मरने में फायदा किसका है और मेरे नुकसान किसका है। तो जिस दिन लड़ने वाली क्लास, गार्जियन क्लास, छात्रीय क्लास अगर विजडम यूज करने लगेगी तो लड़ने जाएगा कौन? और जब कोई लड़ने नहीं जाएगा तो इस क्लास का क्या होगा? ये तो दिमाग चलाती है, हथियार चलाना इनको नहीं आता। तो इसीलिए प्लेटो ने 4 वर्च्यू कार्डिनल बताई और चारों के लिए कम्युनिटी अलग अलग बता दी। प्लेटो का कहना था कि सोसाइटी को फंक्शन के लिए हर कम्युनिटी की जरूरत है। हर कम्युनिटी मतलब आर्टिजन की भी जरूरत है, गार्जियन की भी जरूरत है, रूलर की भी जरूरत है। अगर इन तीनों की जरूरत है और अगर ये विजडम का यूज करने की बजाय करेज का यूज करने लगे और ये करेज का यूज करने की बजाय विजडम का यूज करने लगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसका काम है टेम्परेंस, बर्दाश्त करो, भूख प्यास रोटी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, तो संतोषम परम सुखम। भैया गरीब आदमी संतोष नहीं करेगा अगर उसने विजडम यूज करी, करेज किया। मान लो अगर इस आर्टिजन ने, क्षत्रिय शूद्र ने करेज की वर्च्यू अपना ली तो ये क्या करेगा? ये करेगा रिवोल्ट। और अगर एक आर्टिजन क्लास रिवोल्ट करेगी तो सोसाइटी चल पाएगी? नहीं। इसीलिए प्लेटो जैसे दार्शनिकों, फिलोसोफर्स ने क्या कहा कि पर्टिकुलर वर्च्यू पर्टिकुलर कम्युनिटी को फॉलो करनी चाहिए। उस जमाने की इतनी ही एथिक्स हो सकती थी क्योंकि उस जमाने में सोसाइटी को सस्टेन करना ही बहुत बड़ी अपने आप में योगदान मान सकते हो, कंट्रीब्यूशन था, जिम्मेदारी थी, जरूरत थी। अब प्लेटो के हिसाब से जस्टिस का क्या मतलब है? आर्टिजन अपना काम करे, क्या टेम्परेंस, अपनी वर्च्यू फॉलो करे और सेवा करता रहे, सर्विस देता रहे, गुलामी करता रहे। और क्षत्रिय जो गार्जियन आदमी है, गार्जियन क्लास है, गार्जियन कम्युनिटी है, वो करेज का यूज करे, हमारे लिए लड़ती मरती रहे, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी करती रहे। और जो रूलर है वो विजडम यूज करके शासन करता रहे। जब ये तीनों काम होते रहेंगे यही सोसाइटी के लिए जस्टिस है। अगर इसने इसकी वैल्यू अपनाई या 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 इसने इसकी वैल्यू अपनाई, वर्च्यू अपनाई, तो ये होगा इनजस्टिस। इनजस्टिस क्या होगा? समझ में आ रहा बात? एक आर्टिजन आदमी है और वो रूलर की वर्च्यू का पालन करने लगे, विजडम का। इसकी विजडम है वर्च्यू इस क्लास के लिए और इस क्लास के लिए टेम्परेंस। झेलते रहो, तुम्हें दलित बना दिया, बने रहो दलित चुपचाप, भगवान की माया है। तुम्हें औरत बना दिया, बने रहो औरत। तुम माइनॉरिटी बना दिया गए तो माइनॉरिटी बने रहो। सब ईश्वर की विधि का विधान है। काय का विधान है? तुमने अपने हिसाब से विधान बनाया है, इस विधान में मेरा कितना रोल है? अगर ये क्लास पूछने लग गई, विजडम यूज करने लग गई, ये आर्टिजन जो क्लास अगर इसने विजडम जिस दिन यूज कर ली, ये सवाल उठा कर खड़ा कर देगा, बोलेगा हु आर यू, व्हाई शुड आई कंसीडर यू अ रूलर, व्हाई नॉट आई कैन बी अ रूलर। जिस दिन आर्टिजन सवाल उठाएगा वर्च्यू का क्रॉस चेक करके, उस दिन हो जाएगा रिवोल्ट। और जिस दिन समाज में होगा रिवोल्ट, उस दिन आ जाएगी अशांति, लड़ाइयां होंगी, दंगे होंगे, पीस ट्रंक्विलिटी खत्म हो जाएगी, सोशल ऑर्डर खत्म हो जाएगा। और सोशल ऑर्डर खत्म हो गया तो किसका नुकसान है समझ सकते हो आप? इसी इंटेलेक्चुअल क्लास का, जो खुद को रूलर समझती है, रूलर कहती है,
और रूरल के तौर पर स्थापित करती है। तो अपने अरिस्टोक्रेट तो था, ये जो प्लेटो है, ये जो प्लेटो है क्या है? अरिस्टोक्रेट है भाई। ये अरिस्टोक्रेट का मतलब नहीं पता हो तो मुझे माफ कर देना, मैं स्पेलिंग ठीक लिख देता हूं, बोलोगे तो मैं स्पेलिंग ठीक लिखना नहीं आ रहा। अरिस्टोक्रेट, ये एक अरिस्टोक्रेट फैमिली का आदमी था। अरिस्टोक्रेट का मतलब उस जमाने का राहुल गांधी था। समझ में आ रही है? मतलब शासक फैमिली से बिलोंग करता था, शासक फैमिली से बिलोंग करता था, और हर कम्युनिटी। अब वो इसके साथ आप आचार्य प्रशांत को मिला दो, मैं सिलेबस से थोड़ा बियॉन्ड जा रहा हूं अब, लेकिन आपको यह समझाना बहुत जरूरी है। यहां पॉइंट आ गया है तो समझाऊंगा आपको। समझना क्या है कि आचार्य प्रशांत ने एक बात कही। बात यह है कि एक शेर है, वो एक आइडियल वर्ल्ड की कल्पना करता है कि उसके हिसाब से आइडियल जंगल कैसा होना चाहिए, और एक हिरन है, वो अपने हिसाब से आइडियल जंगल की कल्पना करता है। इसके हिसाब से जो आइडियल जंगल होगा वो कैसा होगा? बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया उन्होंने, आचार्य प्रशांत ने। उन्होंने कहा कि जब शेर अपने समाज की कल्पना करेगा, या उसे अथॉरिटी मिल जाए कि वो डिसाइड करेगा कि समाज कैसे चलेगा उस जंगल का, तो शेर कैसे डिसाइड करेगा? क्या सोचेगा शेर? ये छोटे छोटे खरगोश हमें दौड़ाते हैं, इनकी ये मजाल, रूल कैसा होना चाहिए? ये उद्दंड हो गए हैं, शेर को भगाते हैं अपना पीछा करने के लिए, शिकार करने के लिए। इनको चाहिए कल से कि हमारे पास सुबह नाश्ते में 2 भेजें। खरगोशों के जो प्रधान होंगे, खरगोशों के प्रधान 2 रोज सुबह शाम, सुबह लंच में, 2 स्नैक्स में, और 4 डिनर में, और 3 लंच में। इतने खरगोश चुपचाप, वो भी गदरीले, हड्डियों वाले नहीं, जिसमें तंदुरुस्त खरगोश हमारे पास भेजे जाने चाहिए, हर शेर के पास। शेर कुछ ऐसे रूल बनाएगा, जैसे ही ये रूल बनाने की ताकत हिरण के पास आ जाए तो हिरण कैसे बनाएगा? हिरण क्या बोलेगा कि पहले तो इन शेर कम्युनिटी को जंगल से बाहर का निकाला दो, जंगल में कोई भी मांसाहारी नहीं बचना चाहिए, खा जाते हैं हमको, मांसाहारी को जंगल का निकाला दो, है ना? आउटकास्ट करो इनको आउटकास्ट कर दो। कौन कह रहा है? हिरन। हिरन ये इस तरह के रूल बनाएगा जो वो अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सके। यानी इस कहानी से ये क्लियर है कि जो भी कम्युनिटी रूलिंग क्लास में होगी, या जो भी आदमी जिस भी पोजीशन में है, वो हमेशा रूल वैसे चाहेगा, वैसे बनाएगा जो उसके पर्सनल इंटरेस्ट को सर्व सबसे पहले कर। तो प्लेटो क्या थे? अरिस्टोक्रेट। तो अरिस्टोक्रेट क्या चाहेगा कि उसकी अरिस्टोक्रेसी बनी रहे, कंटिन्यू रहे। कंटिन्यू रहने के लिए उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा, लेजिटिमाइजेशन बोलते हैं इसको। ये टर्म आपको समझने चाहिए कि कोई क्लास जो रूलिंग पोजीशन में आ जाती है, रूलिंग अथॉरिटी में आ जाती है, वो किस तरह अपने इंटरेस्ट को लेजिटिमाइज करती है, फिलोसफी यूज करके, कोर्स लिखकर, विजडम के काम करके, पढ़ाई लिखाई करके। अब आपको दोहे सुनाए जाएंगे, चौपाइयां सुनाई जाएंगी, आपको मतलब संस्कारी बातें बताई जाएंगी। जो संस्कार की बातें बताई गई हैं वो किसने बताई? माइथोलॉजी जो क्रिएट की गई वो किसने की, और किसके इंटरेस्ट को सर्व करती है? बताओ ना, किसके इंटरेस्ट को सर्व करती है? रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को। आपको नहीं पता, ये जितनी भी दुनिया भर की माइथोलॉजी है, ये सब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की चाल है। किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी दुनिया में कहीं भी, आप अगर लॉजिक से लगाओगे तो समझ में आएगा कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों ने किसी पर्टिकुलर उद्देश्य से, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को
मेंटेन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए पर्टिकुलर टाइप की माइथोलॉजी को क्रिएट किया गया। तो आप अब माइथोलॉजी को पढ़ते समय, साहित्य को पढ़ते समय, हिस्ट्री को पढ़ते समय, ह्यूमैनिटीज को पढ़ते समय थोड़ा सा सावधान होकर पढ़ना कि आप एक बार ये सवाल जरूर पूछ लेना कि ऐसा जो कह रहा है वो किसके इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए कह रहा है। गॉट द पॉइंट। ह्यूमैनिटी में वो भी सेक्शन है जो इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात करते। कुछ इस तरह का साहित्य भी आया है, लेकिन ये साहित्य अभी 100, 200, 500 साल पुराना भी नहीं है। अभी 1870 के आसपास जब अमेरिका की क्रांति हुई है, उसके बाद से लॉजिक रीजन आगे प्रमोट हुआ है। उससे पहले तो दुनिया अंधकार में है। इसीलिए हमारा जितना साहित्य हमारे पास आज है, वर्तमान साहित्य बहुत कम है। जिसे आधुनिक साहित्य की परिभाषा में रखा जा सके, इंडिया के पास वो है ही कितना साल, 100 साल पुराना नहीं है। इंडिया के पास जो साहित्य का पूरा पिटारा है, उसमें 99% साहित्य कहाँ का है? पुराना। वेद, ऋग्वेद, महाभारत, गुप्त काल, रामायण, हजारों तरह की रामायण है दुनिया भर, हजारों तरह की, हजार लोगों ने हजार तरह से रामायण लिखी। तो समझ में आई बात? प्लेटो ने क्यों कार्डिनल वर्च्यू को वर्च्यू कहा? ये उस दौर की बात है। वर्च्यूज का आइडेंटिफिकेशन उसका सही है। 4 जो वर्च्यू उसने आइडेंटिफाई करी, कौन सी थी? याद आ रहा है? टेम्परेंस, करेज, विजडम और जस्टिस। ये 4 वर्च्यू का आइडेंटिफिकेशन तो उसका 100% मैं सही मान सकता हूं, लेकिन उसने जहां ये अटैच कर दिया कि ये आर्टिजन की है, ये गार्जियन की है और ये रूलर की है, यहां गलत कर दिया उसने। यहां गलती कर दी प्लेटो ने। तो प्लेटो ने गलती ये कर दी कि किसी पर्टिकुलर वर्च्यू को किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से जोड़कर उसने पूरी संभावनाओं को, सोसाइटी में ओपननेस को, गतिशीलता को, मोबिलिटी को खत्म कर दिया। वर्च्यू के आइडेंटिफिकेशन तक वो सही है। क्यों सही है? एक आदमी में ये चारों वर्च्यू अगर हो, मैं तो ये कहता हूं कि ये 4 वर्च्यू एक ही आदमी में होने चाहिए। कम्युनिटी की तो दूर की बात है, हर कम्युनिटी में ही नहीं, हर इंडिविजुअल में ये चारों का मात्रा होनी चाहिए। क्यों? देखो, आप एक पर्सन हो ए, ठीक है? अब अगर आपके पास टेम्परेंस मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता, टॉलरेट करने की क्षमता। जैसे मान लो आपको किसी पर्टिकुलर दिन आपको फूड नहीं मिला, हो सकता है मम्मी ने खाना नहीं बनाया, हो सकता है आटा खत्म हो गया, हो सकता है मम्मी कहीं बिजी है, नहीं आ पाई, काम में चली गई कहीं और इंपॉर्टेंट काम में, डिले हो गया खाना, या तो डिले हो गया या मिला नहीं। इन दोनों केस में आपको फैमिली वैल्यू को मैटर करना है। आप घर में दंगा ना कर दें, लड़ाई ना कर दें, इसके लिए आपको क्या जरूरी है? वर्च्यू, टेम्परेंस की वर्च्यू जरूरी। किस लिए? सोशल ऑर्डर के लिए, पीस के लिए, कोऑपरेशन के लिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के लिए। इन सब चीजों को मेंटेन तभी किया जा सकता है जब विक्टिम, ये हमेशा टेम्परेंस की जो जरूरत है तभी पड़ेगी जब आप विक्टिम हो, किसी से वंचित हो, डिप्राइव्ड हो। टेम्परेंस की वैल्यू, वर्च्यू जो है, डिप्राइवेशन के ही मामले में ज्यादा काम की है। आपको पढ़ने के लिए फोन चाहिए था, स्मार्टफोन, जिससे कि आप ऐप डाउनलोड करके बहुत सी एनसीईआरटी, संविधान या पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम से, कहीं से भी, व्हाटएवर, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस हैं टीचर्स के, मेरे जैसे टीचर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं, उनका फायदा उठाकर आप पढ़ना चाहते हैं। आपने पापा से बोला कि पापा मुझे फोन लेके दो, पापा बोले बेटा इस महीने नहीं है। आप अब डिप्राइव हो गए फोन से। अगर आप में टेम्परेंस की वैल्यू नहीं है तो पापा के खिलाफ लड़ाई कर दोगे, रिवोल्ट कर दोगे, चोरी करने लग जाओगे।
तो टेम्परेंस आपको चाहिए कब? आपको वेट करना सिखाएगा। पेशेंस, पेशेंस की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो सकती है, मुझसे माफ करना, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से पेशेंस किया नहीं है, मतलब मैंने कभी लिखा नहीं है, बहुत दिन हो गए, पेशेंस वर्ड कम लाता है मेरी लाइफ में। पर्सनली भी मैं पेशेंस कम ही रखता हूं, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो पेशेंस अगर लाना है किसी भी आदमी में तो क्या चाहिए? टेम्परेंस। तो वर्च्यू तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब? डिप्राइव्ड के केस, जब आप किसी चीज आपको हासिल करना चाहते हो नहीं है, कोई और हो तब तो समझ में आ रहा है, लेकिन कभी कभी आप ही डोनर होते हो। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे आईएएस बनना है, अब पहला अटेम्प्ट दिया, प्री भी नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट दिया, प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ, तीसरा अटेम्प्ट दिया, प्री फिर नहीं हुआ। अब आपका अगला अटेम्प्ट आप दोगे कि नहीं दोगे, और लास्ट अटेम्प्ट तक कंटिन्यू कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कहां से आएगा? टेम्परेंस, पेशेंस से। क्या पता किस्मत में छठे अटेम्प्ट में ही लिखा हो, और छठे अटेम्प्ट तक वेट करना है। क्या चाहिए होगा? पेशेंस। अपने हिसाब से अपने आप को ही कभी कभी सस्टेनेबिलिटी के लिए, कंटिन्यूटी के लिए, निरंतरता के लिए, बनाने के लिए, पैशन बनाने रखने के लिए, जुनून बनाए रखने के लिए टेम्परेंस की वर्च्यू की जरूरत पड़ सकती है। एक आदमी हो, अभी यही हो, टेम्परेंस की वर्च्यू दो तरीके से सिखाई मैंने, कि एक डिप्राइव्ड के केस में आपको पीस, सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है, रिस्पेक्ट मेंटेन करना है, कोऑपरेशन मेंटेन करना है, तो आपको चाहिए टेम्परेंस की वर्च्यू। टेम्परेंस की वर्च्यू आपको इंडियन सोसाइटी में, दलितों में, वुमेन में और माइनॉरिटी में बहुत देखने को मिलेगी। क्या कभी देखा है आपने कोई, मतलब राजपूत आदमी हो, उसको गुस्सा कम आता हो? नहीं आता, उसको बहुत गुस्सा आता है, हर बात पर गुस्सा आ जाता है, उसमें टेम्परेंस की वैल्यू कम मिलती है। लेकिन अगर वुमेन देख लिया तो घर में डांट देते हैं, अरे इतना गुस्सा करती है, इतना रिएक्ट करती है, ऐसे करती है। ऐसे ही दलित अगर रिएक्ट करने लगे तो सोसाइटी के लोग बोलने लगते हैं, दलित अपनी औकात से बाहर जा रहा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सोसाइटी में रहना है, गाँव में रहना है, घर में रहना है। ऐसी बातें क्यों आती हैं? क्योंकि कुछ वर्च्यूज को प्लेटो जैसे सो कॉल्ड फिलोसोफर्स ने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से जोड़कर अन्याय किया। जस्टिस की बात करते करते वो बड़ा इनजस्टिस कर गए। मुझे ये बात अब उजागर करने में कोई हिचक नहीं है। जिसको बुरा लगना है वो लगे, और जिसको अच्छा लगना है वो उसके लिए उसका वेलकम। एक वर्च्यू टेम्परेंस की है जो प्लेटो ने आइडेंटिफाई करी, और हमने देखा कि एक उसने अटैच कर दिया था डिफरेंट वर्च्यूज को डिफरेंट क्लासेस से। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वर्च्यू जो उसने आइडेंटिफाई करी थी वो बढ़िया थी, वो बढ़िया एक इंडिविजुअल में ही होनी चाहिए, तब ज्यादा अच्छी होंगी। हमने बात कर ली टेम्परेंस की, अब बात करते हैं करेज की। इंडिविजुअल लेवल में मैंने टेम्परेंस की बात कर ली है, ठीक है, टेम्परेंस की बात कर ली है। अब करते हैं करेज। एक ही आदमी को टेम्परेंस के साथ करेज भी चाहिए, और उतना ही चाहिए जितना कि क्षत्रिय को चाहिए। जरूरी नहीं है कि करेज की जरूरत केवल लड़ने के लिए सेनापति को ही चाहिए, भैया एक शूद्र को भी चाहिए। जो करेज है वो जितना क्षत्रिय को सेना में लड़ने के लिए चाहिए, उतना ही करेज एक शूद्र को घर चलाने के लिए चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, और इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए चाहिए। अगर आपके अंदर करेज नाम की चिड़िया नहीं है, साहस नहीं है, तो आप हर एट्रोसिटी को बर्दाश्त करते चले जाओगे। एट्रोसिटी को हिंदी में अत्याचार, बुरा तो नहीं लग रहा है? अत्याचार बर्दाश्त करना अपने आप में इनजस्टिस है, खुद के खिलाफ गुनाह है। आप सोचो, कभी मौका मिलेगा तो यह भी बताऊंगा कि कॉमन मैन किन किन तरह के इनजस्टिस का सामना करता है और चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है, उसे पता तक नहीं है कि उसके खिलाफ इनजस्टिस हो रहा है। दलित को दलित बना देना ही इनजस्टिस है, वुमेन को वुमेन बना देना ही इनजस्टिस है,
माइनॉरिटी लोगों को माइनॉरिटी का तगमा देना ही अपने आप में इनजस्टिस है। तो एट्रोसिटीज को आप बर्दाश्त करते जाओगे अगर आपके अंदर उसके खिलाफ लड़ने के लिए करेज नहीं है। या तो बेटा करेज जुटाओ और लड़ जाओ, जो भी आपके खिलाफ एट्रोसिटी कर रहा हो, इंटरसिटी का एट्रोसिटी अत्याचार कर रहा हो, उससे लड़ो और अपना उद्धार स्वयं करो। अम्बेडकर जी को याद करो, क्या कहते हैं? एजुकेट, एजिटेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। विद्रोह करो अत्याचार के खिलाफ। करेज की जरूरत पड़ गई, मान लो डायरेक्ट रिवोल्ट नहीं करना चाहते, फिर भी ये आदमी है कहना चाहता है कि मैं डायरेक्ट रिवोल्ट नहीं करूंगा, तो केवल डायरेक्ट रिवोल्ट करने के लिए ही करेज थोड़ा ना चाहिए भाई। करेज आपको इनडायरेक्ट रिवोल्ट के लिए भी चाहिए। इनडायरेक्ट रिवोल्ट से मतलब क्या मेरा? मैं लड़ूंगा बड़ूंगा किसी से नहीं भाई। मैं गांव में पैदा हुआ, मैं दलित परिवार में पैदा हुआ, मैं पुअर फैमिली में पैदा हुआ, हो जाने दो, क्या दिक्कत है? करेज जुटाऊंगा और मैं आईएएस बनूंगा, चाहे भीख मांग के बनूं। एक आदमी ये डिसाइड कर सकता है, क्या दिक्कत है? उसने डिसाइड कर लिया भाई। अंबेडकर के केस में थोड़ा सा प्रिविलेज मिल गया था कि उनको पैट्रोनेज मिल गया था, लेकिन कितने दलितों को पैट्रोनेज मिलता है? तो क्या दलित आईएएस नहीं बनते? झुग्गियों के लोग आईएएस बन रहे हैं, झुग्गियों में रहने वाले, रिक्शा चलाने वाले, खेत के मजदूरी करने वालों के, अब तो हर तरह का आदमी आईएएस बन जा रहा है। कैसे बन जाता है? कैसे बनते हैं लोग आईएएस? करेज। इनके अंदर क्या होता है? करेज। ये करेज जुटाते हैं कि भाई बनेंगे, चाहे कुछ भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, हम आईएएस बनेंगे। ये लोग बनते हैं और एग्जाम्पल हजारों हैं, एक दो नहीं। सर्च करके देखो पुअर आईएएस, लाखों मिल जाएंगे, एकदम पुअर। कुछ लोग स्ट्रीट की लाइट में पड़ पड़कर आईएएस बने। तो ऐसा करने के लिए क्या चाहिए? करेज की वर्च्यू चाहिए। एक ही आदमी था, टेम्परेंस चाहिए था कंटिन्यूटी के लिए, पेशेंस के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए। अब चाहिए करेज बड़े डिसीजंस लेने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, सोसाइटी बदलने के लिए, या फैमिली स्टेटस बदलने के लिए। करेज, दो वर्च्यू एक ही आदमी को जरूरत पड़ गई, ध्यान रखना। प्लेटो ने गलती करी थी कि एक वर्च्यू एक कम्युनिटी। मैं क्या कह रहा हूं? एक वर्च्यू नहीं, सारी वर्च्यू एक आदमी के लिए ही भैया, एक आदमी की लाइफ को बड़ा करने के लिए, बेहतर करने के लिए जरूरी है। हमने दो वर्च्यू पे बात कर ली, तीसरी वर्च्यू कौन सी है? विजडम। प्लेटो साहब का कहना है कि ये केवल रूरल क्लास के लिए जरूरी है। लेकिन मेरा कहना है कि विजडम हर इंडिविजुअल के लिए जरूरी है, एवरी इंडिविजुअल, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर एटसेट्रा। हर इंडिविजुअल के लिए विजडम जरूरी है अगर उसे अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, होलिस्टिक अचीवमेंट करना है, सफल होना है, या अपनी जिंदगी में शांति, चैन, सुकून लेके आना, हैप्पीनेस लेके आनी है। कैसे? फिर वही आदमी ये है, उसको विजडम की जरूरत है हर लेवल पर, हर जगह पर, हर समय और हर उम्र में। फैमिली ले लो, फैमिली में जितनी भी टसल्स होती हैं, आप घर में रहते होंगे, हर आदमी मैं समझता हूं घर में ही रहता है। घर में नहीं रहता होगा, एक सोशियोलॉजी में टर्म आता है होम और दूसरा हाउस होल्ड। या तो आप घर में रहते होंगे
यानी जन्म तो हर आदमी का घर में ही होता है भैया, फैमिली में ही होता है, फैमिली ही होम है। हाउस होल्ड का मतलब होता है हॉस्टल में रह रहे हो आप, पेइंग गेस्ट रूम में रह रहे हो, कॉलेज में रह रहे हो, हॉस्टल में, है ना, इस तरह के, या दोस्त के साथ रूम रेंट पे ले रखा है वहां रह रहे हो, वो होम है नहीं, हाउस होल्ड है। तो होम में और हाउस होल्ड में अंतर समझ आया। तो आप जहां भी हाउस होल्ड में रह रहे हो या होम में रह रहे हो, अगर विजडम नहीं है, यूज नहीं करोगे तो टसल होगा दिन भर रात भर, लड़ सही नहीं पाओगे चैन से। विजडम कैसे यूज करते हैं? एक आदमी ने सुबह झाड़ू लगाया, कमरे में रह रहे हो तुम दो लोग, दोनों यूथ हो, दोनों तैयारी कर रहे हो प्रयागराज में या दिल्ली में या जयपुर में या हरियाणा में, जहां कहीं भी, फरीदाबाद में। आपने दिल्ली में एक रूम रेंट ले पे, दिल्ली में हो आप, रूम रेंट पे ले रखा है, दो लोग हो, रूम पार्टनर तो चाहिए होता है। गरीबी में आटा गीला ना हो, इसलिए लोग रूम पार्टनर ढूंढते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में रूम पार्टनर ढूंढने के पंफलेट बड़े आसानी से मिल जाएंगे कि मुझे एक रूम पार्टनर चाहिए, मेरे 2 रूम पार्टनर चाहिए, ठीक है। अब रूम पार्टनर ने लगाया झाड़ू, और आपने विजडम का यूज नहीं किया, और आप खा रहे थे केला और फेंक दिया। वो 1 दिन बर्दाश्त करेगा, 2 दिन बर्दाश्त करेगा, तीसरे दिन बर्दाश्त करेगा, चौथे दिन बोल देगा बेटा झाड़ू खुद लगाना। या खाना खाया, खाना बनाया, और एक आदमी ने पूरा खाना बनाया, तो वो उम्मीद करेगा कि दूसरा आदमी कम से कम बर्तन साफ कर दे, और दूसरे आदमी ने बर्तन साफ करने से भी मना कर दिया, विजडम यूज नहीं करी, तो फिर टसल हो जाएगा। यही मामला फैमिलीज में होता है, यही मामला हर जगह होता है। तो जितने लोग पार्टिसिपेंट हैं और उनमें ये एक शामिल है, तो इसे विजडम यूज करना पड़ेगा, तभी उस फैमिली में पीस रहेगी, सोसाइटी में ऑर्डर रहेगा, और ये दूसरे का कोऑपरेशन पा सकेगा। अगर एक आदमी रोटी बना रहा है तो दूसरे को खुद चाहिए कि वो, तो समझ में आया, समझ में आया। विजडम को यूज करे बिना एक आदमी की जिंदगी हर समय हर्डल का सामना करेगी। आप कहीं भी हो, आप एक इंडिविजुअल कहीं भी है, फैमिली में है, फ्रेंडशिप में है, फ्रेंड सर्कल में, क्लास में है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उसने कहीं भी विजडम का यूज नहीं किया किसी भी लेवल पर, तो उसे मात मिलेगी, नुकसान उठाना पड़ेगा हर जगह, हर समय। तो बेहतर यही है कि विजडम का जितनी जल्दी हो सके आप यूज करना शुरू करें। इसकी कोई उम्र नहीं होती। शेर शायरी मुझे आती नहीं है, कभी आएगी तो यहाँ इस तरह की जगहों पर शेर शायरी बड़े काम की होती है, कभी याद आया करेगी तो बताया कर, हालांकि उसको अलग टास्क के रूप में नहीं नोट कर सकता। 5-10 साल के व्यक्ति से हम विजडम यूज करने की एक्सपेक्टेशन करें, ये हमारी गलती। लेकिन 20 साल के बाद जब आदमी, जब मैन वुमेन, वो भी इंडिविजुअल पर्सन जो है वो मैच्योर हो गया है, तो उससे एक्सपेक्टेशन करी जा सकती है कि वो विजडम के साथ अपने डिसीजन ले, यानी विजडम का एप्लीकेशन करे, विजडम को अप्लाई करे, यूज करे, विजडम को क्या बोलते हैं, मैटेरियलाइज करे। ठीक है, 20 साल के बाद। बहुत से लोग 30 तक नहीं विजडम यूज कर पाते, कुछ लोग 40 तक विजडम यूज नहीं कर पाते, कुछ 50 तक भी यूज नहीं कर पाते, कुछ मर जाते हैं, विजडम यूज कर ही नहीं पाते। अचंबा तो नहीं हो रहा तुम्हें कि मैंने बोला 60 का आदमी होके मर गया, विजडम यूज
या तो करी ही नहीं, और करी तो बहुत कम करी, या बहुत लिमिटेड स्कोप में करी। ऐसा बहुत बार होता। एक दलित पैदा हुआ और वो दलित ही जिया और दलित ही मर गया। तो आप बताओ इसने विजडम यूज कहां करी सिवाय अपनी फैमिली के? बच्चों को क्या खाना पिलाना है, बच्चों को घर खर्चा कैसे चलाना है, इसने बस इतने डोमेन में ही विजडम का यूज करा है। जबकि विजडम यूज करने का वो सबसे मिनिमल स्कोप है। आप दलित पैदा हुए, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आप दलित ही मर गए, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हो। और खुश होने की जरूरत नहीं है कि मैंने दलित का नाम लिया है। दुख तो तुम्हें तब मनाओ, शोक तो तुम तब मनाओगे जब मैं इसमें वुमेन वर्ड जोड़ दूंगा। वुमेन मतलब जेंडर तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जिस कंडीशन में आप पैदा हुए, मतलब वुमेन की तरह लाइफ जीने की, जिन शर्तों के साथ आप लाइफ जीने के शर्तों में पैदा हुए, जिस समाज में कि आपको घूंघट करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको खाना बनाना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये हालत है, आपकी लिमिटेशन ये है, आप घर से बाहर नहीं जा सकती, इन शर्तों में पैदा हुई और आप इन्हीं शर्तों के साथ मर गई, तो विजडम का यूज तो आपने भी नहीं किया। जिन हालात में व्यक्ति पैदा हुआ और उसके मरने के बाद भी उस एटलीस्ट इंडिविजुअल लेवल पे वही हालात थे, तो मतलब ये था कि उस आदमी ने विजडम का यूज किया ही नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस। अब आप जान सकते हैं कि विजडम का यूज सोसाइटीज में कितने लोग नहीं करते और किस लेवल तक नहीं करते। विजडम का ही यूज है, ये विजडम ही है, ये विजडम ही तो है जो सवाल खड़े करती है और सही रास्ता चुनने को कैलकुलेट करके बताती है। वो एग्जिस्टिंग विजडम ही तो है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम पर सवाल उठाएगी, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पर सवाल उठाएगी। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पर क्या करेगी? सवाल उठाएगी कि ऐसा है ही क्यों, कोई आदमी दलित ही क्यों पैदा होता है और कोई दलित बना क्यों रहता है, कैसे ऐसा होता है, वो एग्जिस्टिंग सिस्टम पर सवाल उठाएगी। ये है विजडम। एग्जिस्टिंग सिनेरियो सिस्टम पर जो सवाल उठाने को आपको प्रमोट करे, आपको इनेबल करे, वो है विजडम। आप अपनी स्थिति का आकलन करें ना, इवेल्युएशन, कैलकुलेशन, रीजनिंग, लॉजिक लगाओ, समझो। फिर सवाल उठा देना काफी नहीं है, विजडम फिर उपाय बताएगी, रास्ता दिखाएगी। माना आपकी विजडम ने, ए आदमी है, उसने विजडम यूज करी और उसने पाया कि वो ना दलित फैमिली में पैदा हुआ है, लेकिन वो उसने तय किया कि इसमें इस दलित फैमिली में रहने पर एट्रोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो उसने कॉजेज को आइडेंटिफाई किया। कौन सी चीजें हैं जो दलित को दलित बनाए रखती हैं? वो है रूरल सेटअप। जो लोग गांव से धूल मिट्टी से जुड़ने रहने की, मिट्टी से जुड़े रहने की बात बोलते हैं इसको, लेकिन उन्हें एहसास नहीं दिलाया जाता कि मिट्टी से जुड़ने के नाम पे एक सिस्टम से जोड़ा जाता है। उस सिस्टम का अच्छा शब्द बनाया गया है, मिट्टी से जुड़ा, डाउन टू अर्थ। अरे भैया का डाउन टू अर्थ बे, इसमें का डाउन टू अर्थ है? एक आदमी को तुम दलित बनाए रखना चाहते हो डाउन टू अर्थ के नाम पे, और कह रहे हो सिस्टम से जुड़े रहो, सोसाइटी से जुड़े रहो, मिट्टी से जुड़े रहो। क्यों जुड़े उस मिट्टी से जिस मिट्टी में बदबू आती हो, सड़ान पैदा होती है? किसी आदमी को दलित बना के रख दिया तुमने। मैं उस मिट्टी से नहीं जुड़ा रहना चाहता जो मुझे दलित बनाती है। कोई आदमी सोचे, सिस्टम पे सवाल उठाएगा, फिर वो रास्ता तलाश।
आपका विजडम ही है जो आपको सारी सिचुएशन सोचने पर विवश करता है या आपको इनेबल करता है। विजडम के बिना आप ना एग्जिस्टिंग सिस्टम पर सवाल उठा सकते हो और ना नया रास्ता खोल सकते हो। वैसे केस में आप विजडम बनाओगे कि आप तो रोजगार, एम्प्लॉयमेंट अच्छा किया जाए, एम्प्लॉयमेंट अच्छा करो, पढ़ाई करो भैया, चाहे भीख मांग के पढ़ो लेकिन पढ़ो, अच्छी नौकरी हासिल करो, पद हासिल करो, आईएएस बनो, सीएम बनो, सांसद बनो। अब चंद्रशेखर आजाद है तो दलित ही, किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य किसी की भी औकात है, हिम्मत है कि उसे दलित की तरह ट्रीट कर जाए? क्यों नहीं कर सकते? अंबेडकर साहब को कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई दलित, कोई शूद्र, कुछ भी क्या दलित की तरह ट्रीट कर सकता है? अब उस जमाने में हुए तो उन्होंने उसका रिवेंज लिया अपने तरीके से, उन्होंने सिद्ध किया कि उन्हें दलित की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, और न हुए वो देश की सबसे बड़ी संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। अगर उनको भी उस समय के लोग दलित की ट्रीट करते तो क्या गांधी जी उनको बना पाते या और लोग उनको एक्सेप्ट कर पाते? उन्होंने एक्सेप्ट करवाया कि करो मुझे एक्सेप्ट, मैं दलित नहीं हूं। ये कहां से आया? उनकी विजडम से आया। तो अपनी विजडम से अपनी एट्रोसिटीज के कॉजेस को आइडेंटिफाई करो और उनसे निकलने के रास्तों को काम करो। विजडम की जरूरत आ गई, अब आती है जस्टिस। चौथा, प्लेटो का मानना था कि जब आर्टिजन क्लास, गार्जियन क्लास और रूरल क्लास अपने अपने काम करेगी, मतलब ये टेम्परेंस का पालन करेगी, ये करेज का पालन करेगी और ये विजडम का पालन करेगी, तब जस्टिस आएगी। जस्टिस का लाना, उसका जस्टिस का आइडेंटिफिकेशन एज ए वर्च्यू करना प्लेटो की बहुत बड़ी उपलब्धि, अचीवमेंट। लेकिन उसका यह कहना कि ये केवल तभी आएगी जब केवल ये जो ग्रुप है, 3 कम्युनिटीज हैं, ये अपनी अपनी जिम्मेदारियां करें और एक दूसरे की वर्च्यू का पालन ना करें, एक दूसरे की वर्च्यू ना अपनाएं, अपनी अपनी वर्च्यू का पालन करें। वहां वो गलत था, क्योंकि ऐसा करने से उसने कुछ लोगों को शूद्र बना दिया, कुछ लोगों को क्षत्रिय बना दिया और कुछ लोगों को ब्राह्मण बना दिया। मतलब उस जमाने में मैं इसे तुलनात्मक अध्ययन बता रहा हूं, उसे नहीं पता था कि क्षत्रिय और शूद्र वैसे क्या होते हैं या ब्राह्मण क्या होते हैं। उसने रूलिंग क्लास बोला था, बस इतना है। गार्जियन क्लास बोला था जो प्रोडक्शन और मिलिट्री में रहते हैं, और ये शूद्र जो सेवा करते हैं। जस्टिस का कंसेप्ट उसका ठीक है, लेकिन जस्टिस को अचीव करने का जो उसने रास्ता बताया वो आज इनजस्टिस है। तभी तो कास्ट सिस्टम को अवॉइड करके इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, अंडर आर्टिकल 16 याद करो। आर्टिकल भी याद दिलाता रहूंगा, पॉलिटी भी। मेरे साथ यही आपको फायदा रहेगा कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लगभग सब कुछ रिवाइज करते चलेंगे, कनेक्ट करते चलेंगे, अंडरस्टैंडिंग होलिस्टिक बनती चलेगी। मेरे साथ सेगमेंटेड तरीका नहीं होगा, सीलोज में नहीं पढ़ाता मैं। मेरा तरीका रहता है कि आप हर चीज को हर चीज से कनेक्ट करने की एबिलिटी लेके आओ, तभी आप कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ला पाओ, तभी आपके आंसर्स में डाइवर्सिटी आएगी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस आएगी, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। जस्टिस, अब एक आदमी को जस्टिस की क्या जरूरत? एक आदमी है ए, इसको जस्टिस की जरूरत बेटा ना अपने लेवल पे है सिर्फ, इसे अपने लिए भी चाहिए, सेल्फ के लिए भी। जस्टिस का मतलब क्या है? वन शुड गेट वॉट ही डिजर्व, इतना ही है ना। उसे वो मिलना चाहिए जो जिसका वो हकदार है। अब एक इंडिविजुअल हो आप, इंडिविजुअल हो, सिटीजन, सिटीजन का हक है, सिटीजन राइट्स। सिटीजन राइट्स क्या है? पॉलिटी
याद आ रही है? सिटीजन राइट क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी सबसे पहला सिटीजन राइट है, ध्यान रखना। राइट टू मैरी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू मोबिलिटी, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पार्ट 3 पढ़ लो। कहां से कहां तक? आर्टिकल 13 तो उसमें आता है डेफिनेशन का, 14 से 32 तक पढ़ लो। आर्टिकल 14 से 32 तक जो राइट दिए गए हैं वो सिटीजनरी राइट है, मतलब लोगों को जो अधिकार मिलने चाहिए वो उन्हें अगर नहीं मिलते, मतलब आपने बोला कि मुझे लाइवलीहुड के लिए रोजगार चाहिए और सरकार बोली कि हम केवल ब्राह्मणों को ही रोजगार दे सकते हैं, दलितों को, मुसलमानों को, वैश्यों को, क्षत्रियों को रोजगार नहीं दे सकते। ये क्या है? इनजस्टिस है। तो आपको अपने लिए जस्टिस चाहिए होगा, तो अपने लिए जस्टिस चाहिए होगा तो क्या कैसे कर लाओगे जस्टिस? अपने पिछले 3 वर्च्यूज से, टेम्परेंस से। वेट करोगे पहले सरकार कुछ करे, ठीक है, फिर जुटाओगे करेज, आंदोलन आ जाओगे किसान आंदोलन की तरह, फिर क्या करोगे? विजडम यूज करोगे, फिर सरकार को झुकाने के लिए आप लोगों को मोबिलाइज करोगे, कन्विंस करोगे, स्लोगन लगाओगे, आंदोलन करोगे। तीनों वैल्यू का यूज करके अपने लिए अपनी जस्टिस इंश्योर करवा ली, किसान कानून वापस करवा दिए। हुआ कि नहीं हुआ? जस्टिस अपने लिए हो गया। चल अब जस्टिस दूसरों के लिए। जस्टिस हमने अभी देखा सेल्फ के लिए। सेल्फ के लिए जस्टिस लाने के लिए भी आपको तीनों की जरूरत पड़ी थी, टेम्परेंस की भी, करेज की भी और विजडम की भी। ऐसे ही अदर्स के लिए अगर आपको जस्टिस लानी है, जितनी भी PIL बेस्ड जस्टिस का कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड है? अदर्स वाले। PIL का मतलब ही है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब इसमें मेरे इंटरेस्ट के साथ साथ या मेरे इंटरेस्ट से ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व। ऐसे केसेस में जैसे अभी एक नवजोत सिंह का डिसीजन आया था, नवजोत सिंह केस याद होगा, होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड था। फिर एक और केस आया था रिसेंट में जिसमें ट्रांसजेंडर्स को राइट्स दिए गए, इक्वल राइट्स, याद है? तो ये आए कैसे? नवजोत है कि नवतेज है देख लेना। नवतेज था शायद, जोत नहीं था, नवतेज था, सॉरी, नवतेज मामला था। ट्रांसजेंडर्स को सुप्रीम कोर्ट ने राइट्स दिए। गंगा को लिविंग एंटिटी के तौर पे जस्टिस मतलब रिकॉग्नाइज किया गया हाई कोर्ट के द्वारा। ये क्यों होता है? क्योंकि किसी ने जस्टिस की डिमांड करी किसी और के लिए, तभी तो ऐसे फैसले आते हैं। निर्भया केस याद होगा, निर्भया केस में जो जस्टिस आया, जजमेंट आया, वो याद है? उसमें क्या है? निर्भया खुद लड़ी थी अपना केस, नहीं तो लोगों ने मूवमेंट किया था, लोकपाल आंदोलन आया, अपने लिए लोग लाए थे, नहीं तो दूसरों के लिए जस्टिस, है ना? नर्मदा आंदोलन चला था, नर्मदा बचाने के लिए। किसके लिए? चिपको आंदोलन पेड़ बचाने के लिए, अपने इंटरेस्ट से ज्यादा पर्यावरण की रक्षा का है। कैसे आ रहा है? जस्टिस दूसरों के लिए। तो जस्टिस आप अपने लिए भी ले सकते हो, जस्टिस आप दूसरों के लिए भी जरूरी है, ताकि सोसाइटी में जस्टिस नाम का कंसेप्ट रहे, पीस और ट्रैंक्विलिटी रहे। अब जस्टिस सोसाइटी में क्यों जरूरी है? कि जब तक सोसाइटी में जस्टिस फील नहीं होगा, जब तक सोसाइटी में जस्टिस फील नहीं होगा, रिवोल्ट होते रहेंगे, और जब रिवोल्ट होते रहेंगे तो पीस की एब्सेंस नहीं होगी। पीस नहीं होगी तो सोशल ऑर्डर नहीं होगा, सोशल ऑर्डर नहीं होगा तो सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पे सवाल आ जाए।
तो सोसाइटी की सस्टेनेबिलिटी के लिए जस्टिस जरूरी है। अब तुम कहोगे कि भैया भारत में तो जस्टिस हजारों साल से नहीं है, खासकर वुमेन को, दलितों को, तो सोसाइटी कैसे सस्टेन कर गई? एक टर्म होता है फैलेसी। फैलेसी दलितों को और वुमेन को लॉजिकल फैलेसी में रखा गया। लॉजिकल फैलेसी में रखा गया कैसे? इलेजिटिमेट लेजिटिमेसी से। अब आप ये कह रहे होंगे कि क्या बोल रहा है इलेजिटिमेट लेजिटिमेसी से? हाँ, इंडिया की रूलिंग क्लास ने जो लेजिटिमेसी हासिल करी उसके लिए जो तरीका अपनाया वो इलेजिटिमेट था, ये कहना चाहता हूं। टेम्परेंस की जो वर्च्यू एट्रोसिटी झेलने वाली विक्टिम क्लास, डिप्राइव्ड क्लास में उन्होंने भरी, वो लेजिटिमेसी पाने का तरीका था। ये कहां से आया समझो। आपने इंडिया में ये टर्म बहुत सुने होंगे, विधि का विधान है। विधि का विधान है, कर्मों का फल है। और वो भी पिछले जन्मों का, पिछले जन्मों के कर्मों का फल है कि तुम दलित। भगवान सजा देगा। राम जाने, ये टर्म्स आपने सुने होंगे ना। यही वो टर्म्स हैं जो आपको रिवोल्ट नहीं करने देते, यही वो टर्म्स हैं जो आपको सवाल नहीं उठाने देते, यही वो टर्म्स हैं जो आपको आप नहीं बनने देते। आपको दलित बनाते हैं, आपको वुमेन बनाते हैं, आपको विक्टिम क्लास बनाते हैं। यही वो सेंटेंसेस है। इनको फैलाया कैसे? रामायण, महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद, रामानुजाचार्य, आचार्य, शंकराचार्य, मस्त, शक्ति मठ, देव मठ, हजार मठ, जितने भी ये हुए धार्मिक, इन सबों ने सब यही बकवास कर। यही कारण है कि दलित दलित बना रहा और सोसाइटी सस्टेन भी होती रही, क्योंकि डोमिनेंट क्लास ने विक्टिम क्लास को, डिप्राइव्ड क्लास को कन्विंस कर लिया कि तुम डिप्राइव्ड होने में ही तुम्हारी भलाई है, या डिप्राइव्ड होना कोई गलती नहीं है, अपराध नहीं है, भगवान का न्याय है, भगवान ने बनाया। ये वजह रही। समझा पाया मैं अपनी बात? अगर आपके पास कोई काउंटर आर्गुमेंट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बहस भी कर सकते हैं आकर लाइव, कोई डर नहीं है मुझे, ठीक है। 4 कार्डिनल बच्चों हमने समझ ली, एक एक करके बहुत अच्छी तरह समझी। अब आइडिया ऑफ गवर्नेंस क्या था प्लेटो का? तो उसका आइडिया था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट वाला। अब ये टर्म क्या है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट? संरचनात्मक प्रकारवाद, मुश्किल है हिंदी में और ज्यादा कठिन बना दिया मैंने, आसान करता हूं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट का मतलब है कि एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसी आइडियोलॉजी जो ये मानती है कि सोसाइटी एक ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती है, और उस ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हर स्ट्रक्चर का अपना एक फंक्शन होता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट मतलब हर स्ट्रक्चर, एक पूरा ऑर्गेनिज्म में बॉडी है, उसमें छोटे 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 स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब मैं एक बॉडी हूं, मैं एक ऑर्गेनिज्म। अब मुझ में छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, मतलब मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, मेरा दिमाग, मेरा सर है, मेरी आंखें हैं, मेरा मुंह है, मेरा पेट है, मेरी टांग है। ये सब क्या है? ये स्ट्रक्चर्स हैं किसके? इस ऑर्गेनिज्म के, इस बॉडी के स्ट्रक्चर के।
ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, ये भी एक स्ट्रक्चर है और ये भी एक स्ट्रक्चर है, इस बड़े स्ट्रक्चर का एक छोटा स्ट्रक्चर। अब इस छोटे स्ट्रक्चर का एक फंक्शन है, एक डेफिनेट फंक्शन है कि हाथ कुछ काम करता है, ऐसे पैर चलने का काम करते हैं, जो जीभ बोलने का काम करती है, दिमाग सोचने का काम करता है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट का कहना है कि ऑर्गेनिज्म को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले हर स्ट्रक्चर का डेफिनेट फंक्शन होता है, और वो फंक्शन क्या है? उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की सस्टेनेबिलिटी को कंटिन्यू करना, उस वेल फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट करना ही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का हिस्सा है। प्लेटो क्या कह रहा है? करेज का किसको जरूरत है? गार्जियन क्लास को। टेम्परेंस की जरूरत किसको है? आर्टिजन क्लास को। और विजडम की जरूरत किसको है? विजडम रूरल क्लास को। तो वो तीन स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर रहा है। रूरल क्लास एक स्ट्रक्चर है पूरी सोसाइटी का, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? गार्जियन, और तीसरा स्ट्रक्चर क्या है? ये आर्टिजन। अगर ये तीनों लोग अपनी तीनों कम्युनिटी अपना अपना काम करेंगे, अपना अपना फंक्शन करेंगे, तो स्ट्रक्चर की कंटिन्यूटी मेंटेनेंस में ज्यादा मुफीद होगा। तो स्ट्रक्चर यानी सोसाइटी तभी काम करेगी जब ये तीनों ऑर्गन, तीनों कम्युनिटी, तीनों डिफरेंट लोग, तरह के लोग अपना अपना फंक्शन प्रॉपरली करेंगे। यही है गवर्नेंस का उसका तरीका। तो स्टेट इज जस्ट लाइक ए लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन्स. Well-being of whole depend on the functioning of the different organs. Is that clear? Is that clear? तो जस्टिस कैसे मिलेगी? टीम वर्क से मिलेगी। सोसाइटी में जस्टिस आएगी कब? जब सब अपना काम करेंगे। और सब अपना काम कब करेंगे? जब सब में टीम भावना होगी। टीम भावना क्या होगी? अब सब तो वो नहीं हो सकते ना, कॉर्नर वाले सब मिडिल में नहीं हो सकते। टीम में हर एक आदमी का काम अलग अलग होता है। क्रिकेट टीम में जिम कर लो, बहुत क्रिकेट देखते हो, इंडिया के ज्यादातर लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, वो इसी से समझाता हूं। कोई बैट्समैन होता है, कोई बॉलर होता है, कोई कीपर होता है। अब हर आदमी को तो कीपर नहीं बना सकते ना, और हर आदमी बॉलर नहीं बन सकता, हर आदमी विकेट में वो नहीं बन सकता बैट्समैन, और हर आदमी वो ऑलराउंडर भी नहीं होता। तो ये 3-4 तरह के लोगों से मिलकर एक टीम बनी है। और अगर इस टीम में टीम भावना ना हो, रिवोल्ट कर जाए, विकेट कीपर बोले मैं तो बैट्समैन बनूंगा भाई, अरे भैया तू बैट्समैन बन जाएगा तो विकेट कीपिंग कौन करेगा? और विकेट कीपिंग नहीं हुई तो टीम हार जाएगी। तो जस्टिस हासिल करना है तो क्या करना पड़ेगा? टीम वर्क। मतलब टीम को जिताना है तो टीम वर्क। आपको जो रोल दिया गया है वो रोल पूरा कीजिए, टीम वर्क। दूसरा, इक्वलिटी। सबको इक्वल समझो, चाहे इक्वल हो या ना हो। प्लेटो का यही कहना है, सबको इक्वल समझो, आदर सबको दो, चाहे वो आदर मतलब थ्योरेटिकली ही क्यों ना हो, लेकिन सबको इक्वल रिस्पेक्ट। लीडरशिप, एक आदमी को हर टीम में लीड तो करना ही होता है, और प्लेटो ने क्या कहा था? रूलर होगा लीडर। आर्टिजन्स को और जो गार्जियन क्लास थी उसको लीडर नहीं बनाया प्लेटो ने। प्लेटो ने बोला कि रूलर में भी द लीडर, तो लीडरशिप, ऐसे वो जस्टिस मिलेगी। ठीक है, मिल गई जस्टिस। प्लेटो पढ़ेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।